हरे कृष्णा। होमवर्क कंप्लीटेड कंसोलिडेशन का? 5 इलस्ट्रेशन कर लिए? कितने, 5 बार? 4 बार कर लिए? क्या बात है, आप लोगों ने 2 बार, क्या बात है। आपने, आप थी नहीं ना पिछली क्लास में? थी। तो कितनी बार किए? एक ही बार करा आपने? 2 बार अच्छा, कुल मिलाकर के सबको समझ में आ गया है? पक्का? उज्जवल कितनी बार किया? एक बार किया है? कसम खाओ, अपनी 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 खाना है। एक बार किया है, अच्छा ठीक है, चल तुम्हारे लिए एक ही 5 के बराबर है कि नहीं? हाँ। चलो, तो अभी तक में कोई डाउट है? नहीं? चलो आओ, ये अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। और थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए, हम लोग कर क्या रहे थे? एक तो ये निकाल रहे थे कि कितने परसेंट शेयर होल्डिंग के पास, दूसरा हम ये निकाल रहे थे कितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है, फिर माइनॉरिटी का इंटरेस्ट निकाल रहे थे नेट एसेट के तरीके से, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके, या फिर एक और तरीका भी था, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह जोड़ के भी हम कर सकते थे, इनटू जितने भी परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास है। 20 है तो 20, 25 है तो 25। फिर उसके बाद हम एक और वर्किंग नोट जो बना रहे थे, वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन के लिए हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, जो कि गिवन होगी आपको हमेशा, दूसरी इंट्रिंसिक वैल्यू को जो आप निकाल रहे थे। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते समय सब्सिडरी की आप पेड अप शेयर कैपिटल ले रहे थे और केवल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ले रहे थे, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट्स ले रहे थे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आप नहीं ले रहे थे। तो ये याद है सभी को? पक्का? यानी उस दिन तक के प्रॉफिट्स लेने हैं जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए, जिस दिन एक्विजिशन किया है, परचेज किया है, उस दिन तक के हम लोग को प्रॉफिट्स लेने थे। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑन 30 जून 2024, क्या हुआ 30 जून को? 2/3 of the shares of Shyam Limited with total capital of rupees 16 lakh was acquired by Ram Limited। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। कह रहे हैं सर, ऑन 30 जून 2023, 2/3 शेयर्स ऑफ श्याम वॉज एक्वायर्ड बाई राम। यानी किसने किसके शेयर खरीदे हैं? दोनों आंसर आ रहे, कोई कह रहा है श्याम ने राम के, कुछ कह रहा है राम ने श्याम। 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ श्याम वॉज एक्वायर्ड बाई राम, यानी राम ने श्याम के 2/3 शेयर खरीदे हैं। और ये जो ब्रैकेट में कैपिटल दी है, टोटल कैपिटल 16 लाख की, ये श्याम लिमिटेड की दी है कि राम लिमिटेड की? श्याम लिमिटेड की 16 लाख की टोटल कैपिटल है, और राम लिमिटेड ने सारे शेयर नहीं खरीद लिए, 100% नहीं खरीदे, केवल 2/3 खरीदे, यानी पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। आगे देखते हैं सर क्या हुआ। द बैलेंस शीट ऑफ श्याम लिमिटेड showed a debit balance of profit and loss rupees 8 lakh on 1st January 2024। कह रहा जब जब हमने श्याम लिमिटेड की बैलेंस शीट देखी 1 जनवरी की, 30 जून की नहीं बोल रहा है, 1 जनवरी 2024 को, तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस था। डेबिट मतलब नेगेटिव, लॉस था 8 लाख का। अच्छा जी। एंड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल रुपीज 4,80,000 ऑन 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 को जब हमने देखा बैलेंस शीट में, तो पीएनएल का उस समय क्रेडिट आ रहा था। बट भाई साहब, ना हमें 1 जनवरी का बैलेंस चाहिए, ना हमें 31 दिसंबर का बैलेंस चाहिए, हमें तो उस दिन तक के प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी हैं वो चाहिए जिस दिन आपने शेयर खरीदे थे। पहली लाइन में लिखा है आपने शेयर खरीदे थे 30 जून 2024, 30 जून को, तो 30 जून तक के हमें प्रॉफिट चाहिए होंगे, भी करेंगे। और करना क्या है सर? कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी वही गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, अपने को वो निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी आपकी मैथ्स चेक कर लेते हैं कि आप स्कूल में मैथ्स में कैसे थे। और बहुत छोटा सा, कोई ट्रिग्नोमेट्री टाइप नहीं, बहुत छोटा सा प्लस माइनस आपसे पूछ लेता हूं। -8 + 6, वेरी गुड, सभी लोग इसका मतलब स्कूल गए हैं। और -8 + 10, प्लस का 2, तो प्लस साइन ना भी लगाएं तो चल जाएगा। ओके, अगला थोड़ा सा बड़ा पूछ रहा हूं। -1 लाख
प्लस 5 लाख। इसमें कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया ना। छोटे में 1-2 रुपए पूछे तो समझ में आता है, लाखों की बातें तो एकदम से दिमाग चलने नहीं लगता भाई, अभी तो कमाए नहीं। प्लस का 4 लाख पक्का, माइनस का तो नहीं। क्योंकि देखो अगर तुम लोग इसमें भी हथियार डाल देते तो हम लोग ये सब छोड़ के आज बैठ के भगवान से दुआ करते, प्रार्थना करते कि हमारे पापों को क्षमा कर देना, हमें अपनी शरण में ले लेना, हमसे कुछ ना हो सकता। ठीक है चलो। अच्छा एक और पूछ रहा हूं, एक और पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। -2 लाख प्लस समथिंग इज इक्वल टू प्लस का 5 लाख। आपको ये फिगर बननी, फिल इन द ब्लैंक्स। छोटे स्कूल में ऐसा नहीं होता है वैसे। कितना? आर यू श्योर? 7 लाख। ठीक है, एक और बता दो तो मैथ का टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। -8 लाख प्लस समथिंग इज इक्वल टू प्लस का 4,80,000। 4,80,000 लिखा है, 4 लाख नहीं लिखा है। प्लस का कि माइनस का? प्लस का ही आएगा। कितना? आर यू श्योर? 12,80,000 मतलब ये आएगा 12 लाख। चेक करके एक बार चेक कर लो, यही आता है पक्का, यही है। ये नहीं आएगा। हाँ उज्जवल कुछ और बताएंगे, बताइए उज्जवल। अरे नहीं बताओ ना, कोई बात नहीं। कंसोलिडेशन तो बहुत बात की बात है। ये स्कूल में मैथ्स की फीस कितनी होती थी? वो हमें बिल कटवाना पड़ेगा ना इनके लिए। बताओ कितने रुपए लेने हैं तुमसे हमें? बताओ 12,80,000 आएगा, कुछ और आएगा? 12,80 आएगा पक्का, है ना उज्जवल? यही आने वाला है, सभी को यही लग रहा है। ठीक है तो 12,80 आएगा। अब जरा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हुआ क्या, जब ईयर स्टार्ट हुआ तब हमने देखा कि मेरी बैलेंस शीट में लॉस आ रहा है 8 लाख का। ये लॉस था, डेट में आपको बताता हूं, 1 जनवरी 2024 को लॉस था। और जब मैं साल खत्म हुआ है तो बैलेंस शीट में पीएनएल का मैं जो बैलेंस अब देख रहा हूं वो पॉजिटिव बैलेंस देख रहा हूं। 31 दिसंबर 24 को मैं 4,80,000 का पॉजिटिव देख रहा हूं। यानी अगर इसको ऐसे लिखें थोड़ा और समझाने के लिए, अगर आप इसे ना समझ पा रहे हो, कि साहब ऐसा हुआ है कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2024 को, तो मेरा नेगेटिव बैलेंस था 8 लाख का। बट जब साल खत्म हुआ तो मेरा पॉजिटिव बैलेंस है 4,80,000 का। ये था मेरा 31 दिसंबर 2024। बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि इस पूरे साल में, जनवरी से लेके दिसंबर तक में, मैंने कितने रुपए ऐसे कमा लिए होंगे ताकि ये लॉस प्रॉफिट में तब्दील हो गया? 12,80,000। यानी इस पूरे साल में मैंने कमाए होंगे 12,80,000। यानी 12 महीने लगे हैं 12,80,000 रुपए कमाने में। जनवरी से लेके दिसंबर पूरे 12 महीने लग गए हैं 12,80,000 कमाने में। अच्छा अगर 12 महीने में 12,80,000 रुपए कमाए हैं मैंने, तो 6 महीने में कितने कमाए होंगे? 6,40,000। मतलब अगर मैं अपनी बैलेंस शीट इस डेट को बनाता, यहां 30 जून अगर मैं बनाता, 30 जून 24 को, तो मैं कहता कि भाई मेरी बैलेंस शीट में जो पीएनएल का बैलेंस आएगा पता है कितना आएगा? पहले से माइनस का 8 लाख तो था ही ओपनिंग बैलेंस, प्लस आपने कहा कि सर 6,40,000 आप यहां तक कमा चुके हैं, 30 जून 24 तक कमा चुके हैं। मतलब 30 जून 24 तक की अगर आप बैलेंस शीट बनाते तो हम लिखते कितना फिगर? माइनस का 1,60,000। मतलब 30 जून 24 तक सब्सिडरी का, पीएनएल का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था, लॉस था 1,60,000 का। हमने 30 जून 24 को क्यों निकाला? क्योंकि शेयर खरीदे गए हैं 30 जून 24 को, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल उस दिन पे कैलकुलेट करते हैं जिस दिन पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करे हैं। तो एक्वायर करें 30 जून 2024 को। अब एक बार फिर से अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन में हमको
1 जनवरी का बैलेंस बता रहा था नेगेटिव, 31 दिसंबर का बता रहा था पॉजिटिव, बट हमें चाहिए था 30 जून का। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर 1 जनवरी का नेगेटिव था, 31 दिसंबर का पॉजिटिव था, तो इस पूरे साल में तुमने 12,80,000 कमाए होंगे, तभी जाके वो नेगेटिव पॉजिटिव में बदला। 12,80,000 कमाने में जब पूरा साल लगा दिया तो 6 महीने में 6,40,000 कमाए। और 6 महीने के बाद अगर पीएनएल का बैलेंस देखा जाए तो ओपनिंग बैलेंस था माइनस का 8 लाख, प्रॉफिट ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स 6,40,000 माइनस 8 लाख प्लस 6,40,000 यानी माइनस का 1,60,000। पहले मैं इतना कैलकुलेशन जरा आपको दिखाता हूं, जरा इधर देखो। मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। कैसे निकाला सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट? मेरे को डेबिट बैलेंस पीएनएल का 1 जनवरी को गिवन था माइनस का 8 लाख, मेरे को क्रेडिट बैलेंस पीएनएल का गिवन था 31 दिसंबर 24 को 480, यानी ये नेगेटिव पता था, ये पॉजिटिव पता था। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत देर तक सोचा, और मैंने सोचा कि पूरे साल में इसका मतलब हमने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और बैलेंसिंग फिगर है, यानी ये आपने बताई 12,80,000। मैंने कहा अगर 12,80,000 पूरे साल में कमाया है, नाउ इफ प्रॉफिट अर्न इन 12 मंथ्स दैट इज जनवरी से दिसंबर 12,80, तो 6 महीने में प्रॉफिट कितने होंगे? जनवरी से जून में आपके कितने होंगे? 12,80,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 6 यानी 6,40,000। अब 6,40 आपने 6 महीने में कमाए, इसका मतलब पीएनएल का जो बैलेंस होगा 30 जून को, पहले से ओपनिंग बैलेंस था माइनस का 8 लाख, अभी आपने 6,40 और कमाए, यानी अब बच रहा है, माइनस का साइन लगा लीजिएगा, माइनस का 1,60,000। समझ पा रहे हैं आप? माइनस का साइन आप भी लगा लीजिएगा। अब डेबिट बैलेंस बच रहा है। क्लियर? अब तो बड़ा आसान है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए कि कितने का खरीदा, दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी होगी, कहां दी है सर? सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लास्ट लाइन क्वेश्चन की क्या लिखा है? द इन्वेस्टमेंट बाय राम लिमिटेड इन शेयर ऑफ श्याम लिमिटेड इज 12 लाख, यानी ये 12 लाख रुपए है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू और निकाल दूं तो पता चल जाएगा कि साहब गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए एक तो 16 लाख का 2/3 करना होगा, क्योंकि हमने 2/3 शेयर खरीदे यानी 66.67, या आप 2/3 ही करिए, बेस्ट है। और दूसरा माइनस 1,60,000 का 2/3 करना होगा। क्या करना पड़ेगा सर इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए? यहां लिखो ना इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, बाकी भी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मेरे को 16 लाख का एक तो करना पड़ेगा बेटा 2/3, और माइनस का 1,60,000 का 2/3 करना पड़ेगा। जो दोनों को माइनस करके कितना बचेगा वो आप बताएंगे, यानी 16 लाख का 2/3 और 1,60,000 का 2/3, फिर माइनस करना है क्योंकि वो नेगेटिव है ना। ये बचता है 9,60,000 करने के बाद, ये तो आप कर लोगे 9,60, यानी 12 लाख कॉस्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू है 9,60,000 की, महंगा खरीदा है आपने, इसका मतलब है गुडविल है। डिफरेंस कितना आता है? 2 लाख। बोलो ये समझ में आया आप लोगों को? 9,60,000 इंट्रिंसिक वैल्यू आई, कॉस्ट 12 लाख। अगर आप कहें तो मैं एक बार इसमें आपको कैलकुलेशन दिखा भी देता हूं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2/3 शेयर की 12 लाख, इंट्रिंसिक वैल्यू 2/3 शेयर की कैसे निकलेगी? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख का 2/3 लिया, शेयर ऑफ होल्डिंग प्री के आपके लॉस थे माइनस 1,60,000 का 2/3 लिया, प्रॉफिट्स या रिजर्व कुछ थे नहीं उसको हमने जीरो लिख दिया। अगर एग्जाम में आप ये नहीं भी लिखोगे थर्ड वाली चीज तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लिख के जीरो लिखने का कोई पर्पस नहीं है, हमने ये सिर्फ आपके लिए लिखा है, आपको समझाने के लिए कि रिजर्व नहीं थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने जब टोटल किया तो इसको 10,66,667 को माइनस किया 1,06,667 से, तो 9,60,000 इंट्रिंसिक वैल्यू बची और गुडविल आई। ये मेरा आंसर था। बाकी 1,60,000 कैसे आया वो तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया, आपको भी एग्जाम में करना पड़ेगा। अब एक बार आप समझ लो, नोट करना हो कॉपी में नोट कर लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कर लेंगे पक्का?
इजी है टफ है? इजी है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको उस दिन तक के ही प्रॉफिट्स लेने हैं जिस दिन शेयर्स एक्वायर हुए, उसके बाद के प्रॉफिट्स आपको नहीं लेने हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो एग्जाम में आए हैं। तो ये एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। दिसंबर 2023 के आपी के एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, और देखते हैं क्या है। दिसंबर 2023 में 2 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, 10 नंबर का दिसंबर 23 में था अमूमन, बाकी उसके बाद 5-5 नंबर का आ रहा है उसमें, लेकिन जो पहला अटेम्प्ट न्यू सिलेबस का था उसमें 5 नंबर का ही था। पर देखते हैं क्या था, 5-5 के 2 थे। On 31st March 2025, H Limited has 20,000 shares out of 25,000 equity shares issued by S Limited। कह रहा सर 31 मार्च 2025 की बात है, H Limited के पास 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 आउट ऑफ कितने में से? 25,000 शेयर्स बाय S Limited। किसके पास शेयर है? एच के पास शेयर है। किसने खरीदे? होल्डिंग कौन है? एच लिमिटेड, और सब्सिडरी एस लिमिटेड। क्या 100% शेयर होल्डिंग के पास है? नहीं जी नहीं। 80% निकाल लिया आपने, 20,000 अपॉन 25 तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल है, तो 80% शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। ठीक है जी। एच लिमिटेड एक्वायर्ड दी शेयर्स इन एस लिमिटेड इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा सर ये जो 20,000 शेयर हैं ये एच लिमिटेड ने कब कब कितने कितने खरीदे वो हम आपको बता दे रहे हैं। हमने कब बताइए? कह रहा सर डेट ऑफ एक्विजिशन और परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर्ड। 1 अप्रैल 2024 को 25% शेयर खरीदे, 1 अक्टूबर 2024 को 37.5% शेयर खरीदे, 1 जनवरी 2025 को अगेन 37.5% शेयर खरीदे। तो ये अगर खरीदने की डेट दी है तो ये 31 मार्च 25 का ही की डेट है। फिर ऑन 31 मार्च 25 क्या ये 20,000 शेयर खरीदे गए थे ये लिखा था? नहीं, उसमें तो लिखा था 31 मार्च 25 के दिन पे इनके पास 20,000 शेयर हैं। 31 मार्च 25 को नहीं खरीदे थे, खरीदे कब थे वो डेट आपके सामने है। यहां तक आपकी बात जा रही है दिमाग के अंदर? अच्छा एक बार ये जो परसेंटेज है ना तीनों, इनका टोटल करो जरा। 25 प्लस 37.5 प्लस 37.5 100। हमें एक कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी कंफ्यूजन दूर कर देना। ऊपर तो 80% शेयर आपने खरीदे, पूरे 100% शेयर तो आपने खरीदे नहीं है, और ये इसका टोटल 100% आ रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। आर यू श्योर? पक्का? ये 20,000 का इतने इतने परसेंट शेयर है, ये 100% ऑफ 25,000 नहीं है, ये 20,000। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात ही कर लेता हूं, फिर आप इतने समझदार हो ही गए हैं, तो हमने यहां पे बताए 20,000 इंटू 25% शेयर खरीदे, कितने बताओ? 5,000 शेयर यहां खरीदे। 20,000 शेयर का 25%, यहां पे बताओ 20,000 शेयर का 37.5% शेयर 7,500 7,500, एंड अगेन 20,000 शेयर का 37.5% 7,000। ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई आपको? टोटल 20,000 हो रहा है इन तीनों का, 5,000 प्लस 7,500 प्लस 7,500। दैट मीन्स इधर आना जरा, इधर आना। यहां तक हमने कितने परसेंट शेयर टोटल खरीद लिए थे? यहां तक मेरा क्वेश्चन सुनना फिर आंसर निकालना। टिल 1 अप्रैल 2024 एच लिमिटेड के पास कितने परसेंट शेयर थे एस लिमिटेड के? कैसे आया 20%? 5,000 शेयर थे अपॉन टोटल 25,000 शेयर में से। भाई एस लिमिटेड के 25,000 शेयर में 5,000 शेयर आपके पास थे, तो यहां तक आपके पास 20% शेयर थे। समझ पा रहे हैं 20% कैसे आया? पक्का? तो फिर ये 25 क्या था? वो 20,000 का 25% था, बट यहां पे आपकी होल्डिंग अभी तक उस कंपनी की 20% है। अच्छा सेम चीज हमको यहां बताओ, क्वेश्चन सुनना फिर बताना।
1 अक्टूबर 2024 तक, टिल 1 अक्टूबर 2024 कितनी टोटल होल्डिंग हो चुकी है? 50%। कैसे निकला है 50%? 5,000 शेयर पहले से थे, प्लस 7,500 शेयर और खरीदे गए, 25,000 को डिवाइड किया क्योंकि टोटल 25,000 इंटू 100, यानी आपके पास 12,500 शेयर आ चुके हैं, तो यानी 50% होल्डिंग है आपकी। ये समझ में आ रहा है? अगला, टिल 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 तक कितनी होल्डिंग थी? 80%। उसी पे शुरुआत हुई थी। कैसे? 5,000 पहले थे, 7,500 1 अक्टूबर को खरीदे गए थे, 7,500 1 जनवरी को खरीदे गए थे, आउट ऑफ 25,000 इंटू 100, दैट इज 80% होल्डिंग थी आपकी। ये सबको समझ आ रहा है? पक्का? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है? ऐसे भी कर सकते थे, अगर इसको ऐसे ना समझे तो एक और तरीका भी देख लो, इधर भी देख लो। एक और तरीका, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये तो 20% निकाल ही लिया था, इसमें तो वैसे ही निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम क्या करते, देख रहे हो ना कि हम अपने से बड़ा रहे हैं, देख रहे हो ना? हाँ ठीक है। यहां पे हम क्या करते, हम केवल पहले 7,500 की होल्डिंग निकालते कि जो और शेयर खरीदे 7,500 अपॉन 25,000 इंटू 100, कितने परसेंट शेयर और खरीदे? 30% आता। फिर हम क्या करते, हम कहते 20% पहले था, 30% और खरीदे, यानी टोटल हो गया है। ऐसे भी कर सकते थे। सेम तरीके से यहां पे क्या करते कि अब और कितने खरीदे, 7,500 शेयर और खरीदे अपॉन 25,000 इंटू 100, तो 30% शेयर और खरीदे। पहले से 50% हो चुका था, ये हो चुका था ना 50, और 30 और हो गया, यानी 80%। दोनों एक ही बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इतनी गुड़ा बात आपको समझ में आ गई है? आगे चलो भाई साहब। ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च 24 शेयर खरीदना शुरू हुआ है 1 अप्रैल 24 को, यानी उससे जस्ट एक दिन पहले, या आप इसको 1 अप्रैल 24 भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जो 31 मार्च 24 का बैलेंस है वही 1 अप्रैल 24 का मान लेते हैं। ठीक है। ऑन 31 मार्च 24, बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एग्जिबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 इन ₹10 शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1,25,000। कह रहा 31 मार्च 24 को एस लिमिटेड, जो सब्सिडरी कंपनी आपने बताई है, उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए की थी। 25,000 शेयर ऊपर भी उतारा था, 10 रुपए का एक शेयर है तो 2.5 लाख ही होता, वो ऐसे भी समझ आ रहा था। और रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 24 तक के कमा लिए थे 1,25,000, 1,25,000 का रिजर्व था। ड्यूरिंग द ईयर 24-25, ड्यूरिंग द ईयर 24-25 मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी वाज 50,000। इस पूरे साल में कंपनी ने 50,000 और कमाए। 1,25,000 पहले थे, पूरे साल में 50,000 और कमाए, यानी साल के आखिरी में अगर हम बात करें 31 मार्च 25 का बैलेंस 1,75,000 होना चाहिए। आगे बता भी रहा है, और ये कह रहा है जो कमाए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब इवनली का मतलब ऐसा नहीं कि किसी महीने में कम कमाए, किसी महीने में ज्यादा, सब महीनों में बराबर बराबर बराबर। 50,000 को अगर हम डिवाइड बाई 12 कर ले सिर्फ अपनी और आपकी तसल्ली के लिए, तो 4166.6666 जो भी आ रहा है, हर महीना इतना कमाया, ऐसा बोलना चाह रहा है। अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 25 को 1,75 था। वो समझ में वैसे भी आ गया था, क्योंकि 1,25,000 ओपनिंग था, 50,000 और कमाए, तो 1,75 ही बनता है दोनों को जोड़ के। हमें निकालना क्या है, रिक्वायरमेंट एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आपने निकाला कुछ और, पूछ कुछ और रहा था, तो नंबर आएंगे नहीं, नंबर कुछ और ही मिलने वाले। कह रहे एसर्टेन निकालो शेयर ऑफ, हिस्सा ऑफ पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, इन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दी शेयर। कह रहा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मत बताओ हमको, हमको नहीं बता जानना कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। हमने कहा वो तो हम वैसे भी तुमको नहीं बता पाते, क्योंकि तुमने ये शेयर कितने के खरीदे वो तो हमको कहीं बताया ही नहीं था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की फिगर क्वेश्चन में दी ही नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं दी है। अब एग्जाम में अगर कोई बच्चा गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने बैठ गया तो कहां निकाल पाएगा?
क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है वो, कह रहा है सिर्फ प्रॉफिट में कितना हिस्सा है वो बता दो। शेयर कैपिटल का भी हिस्सा नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिट में। हमने कहा केवल एक दिन का, कह रहा नहीं, जब जब ये शेयर खरीदे, यानी 3 बार हम निकालेंगे कि जब पहली बार 1 अप्रैल को शेयर खरीदे तब तक तुम्हारा प्रॉफिट में कितना हिस्सा था, 1 अक्टूबर को खरीदे तब तक कितना हिस्सा हो गया, 1 जनवरी को खरीदे तब तक कितना हिस्सा हो गया। तो मैं बहुत ध्यान से आपसे जो जो पूछूं सिर्फ आप वो बताना, बाकी मैं करा दूंगा। 1 अप्रैल 2024 को सब्सिडरी कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स कितने थे एज ऑन 1 अप्रैल 2024? 1,25,000। पक्का सबको? और 1 अप्रैल 2024 तक आपके पास सब्सिडरी कंपनी के कितने परसेंट शेयर थे? 20 की 25? आर यू श्योर? 20%? 20% ही तो थे कि 25 थे? 20 थे। तो 1,25,000 में 20% आपका हिस्सा है, यानी 1 अप्रैल 2024 को हम ऐसे लिखते हैं, बाकी तो आपको सोल्यूशन पूरा मैंने करा हुआ है। 1,25,000 का कितना 20% कितना आता है बताओगे? 25,000। तो पहला आंसर तो आ गया, 3 आंसर आने। यहां तक सब्सिडरी के टोटल प्रॉफिट थे 1,25,000, जिसमें आपका हिस्सा कितना था वो पूछ रहा है, तो आपका हिस्सा 20% था। ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। 1 अक्टूबर 2024 तक सब्सिडरी के टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए आप? 1 अक्टूबर 2024 तक सब्सिडरी के टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? जैसे आपने 1 अप्रैल 24 का तो 1,25,000 बिल्कुल हमको सही बता दिया, वैसे ही बता दो कि ये जो 6 महीने और बीत गए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बीत गए, 1 अक्टूबर को सब्सिडरी के टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? क्या मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, आप बताना। पहला ऑप्शन 1 अक्टूबर 24 तक सब्सिडरी के टोटल प्रॉफिट्स 1,25,000 ही थे, यस और नो? नो, गलत है ये, ठीक है। दूसरा, 1 अक्टूबर 24 को सब्सिडरी के टोटल प्रॉफिट 1,75,000 थे, गलत है ये भी। पक्का? ये तो 31 मार्च 25 का है, गलत है। तीसरा, 1 अक्टूबर 24 को सब्सिडरी के टोटल प्रॉफिट 50,000 थे, ये भी गलत है। तो अगर तीनों गलत है तो हमें आता नहीं सही, आप बताओ। 1,50,000, बस यही एग्जाम में भी करना था, इतना ही दिमाग आपने जो दिमाग लगाया है बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। अपने से बातें कर करके दिमाग लगाओगे एग्जाम में तो होने वाला है। कैसे निकाला? बिल्कुल सही निकाला आपने कि सर ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ये पूरे साल का लग गया आपको कमाने में, यानी 1 अप्रैल 24 से ये 50,000 का प्रॉफिट आपने कमाया है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। तो अगर 12 महीने में कमाए हैं 50,000 तो 6 महीने में कितने कमाए होंगे? क्योंकि आपको 1 अक्टूबर का निकालना है, तो 25,000 6 महीने में कमाए होंगे। ओपनिंग ऑलरेडी 1,25,000 का था, 25,000 आपने और कमाए होंगे तो 1.5 लाख हो गया। और 1.5 लाख तो यहां लिख ही देता हूं लाइन खींच के, इंटू 1 अक्टूबर तक आपकी टोटल होल्डिंग कितनी थी? 50%। यानी यहां तक अब जो आप इस कंपनी के प्रॉफिट्स के मालिक थे, आपका हिस्सा था, तो इसका 50% यानी 75,000 आपका हिस्सा है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? एक और बता दो कि 1 जनवरी 2025 तक सब्सिडरी कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स अर्न कर लिए थे, कमा लिए थे? 1,75,000 1 जनवरी 2025 तक के बताने हैं, 31 मार्च 2025 तक के नहीं बताने हैं। 31 मार्च 2025 का 175 था। मैं पूछ रहा हूं बहुत ध्यान से फोकस करते हुए, 1 जनवरी 25 तक के प्रॉफिट्स बताने हैं, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी टिल 1 जनवरी 25। ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे भी आंसर चाहते हैं। 1,62,500। अच्छा, अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक महीने कितने हो रहे हैं? 9 महीने। दिसंबर तक जोड़े क्योंकि 1 जनवरी तो 9 महीने। और 50,000 के प्रॉफिट जब पूरे साल में कमाए तो 9 महीने में कितना? 50,000 इंटू 9/12, या पहले 12 डिवाइड कर लो बाद में इंटू 9 कर लो। 50,000 इंटू 9/12 37,500, 37,500। तो आपने इस 9 मंथ्स में अर्न करे हैं 37,500, और पहले से 1,25,000 आपके प्रॉफिट्स थे, तो 1,25,000 प्लस 37,500,
162,500, यही फिगर आप लोग बता रहे थे ना, ठीक है। तो बस फिर हो ही गया 162,500 इंटू, यहां तक आपकी होल्डिंग कितनी हो चुकी थी, 80% हो चुकी थी, इसका 80%, 1,30,000। तो 3 आंसर आ चुके हैं, 25, 75, 31। आंसर चेक करा देता हूं पहले आपको, 25, 75, 31, है ना। अब कैलकुलेशन कैसे लिखा गया ये भी आप देख लेना चाहें तो देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन प्रॉफिट्स ऑफ एच लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑन 1st April 2024, रिजर्व एंड सरप्लस 1,25,000, शेयर्स एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड 20,000 का 25% यानी 5,000 शेयर खरीदे। तो आपकी जो होल्डिंग यहां तक हुई थी वो 5,000 शेयर के हिसाब से 25,000 से डिवाइड किया, 20% होल्डिंग थी। ये सब अपने निकाला था, आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। यहां तक के प्रॉफिट 1,25,000 थे, जिसमें 20% आपका हिस्सा, तो आंसर आया ये 25,000, ये आपका आंसर था। दूसरा, 1 अक्टूबर को जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस था वो कैसे निकला, अप्रैल में आपका 1,25 था, पूरे साल में 50,000 कमाया, तो 6 महीने में 25,000 कमाया, तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे वो 1,25 प्लस 25 1.5 लाख, यानी कुल मिला के आपके प्रॉफिट अक्टूबर तक के 1.5 लाख हो गए। अब अपने लोग को कैसे बांटना है, शेयर जो आपने और खरीदे वो 7,500 शेयर और खरीदे, और जो शेयर खरीदे उसकी होल्डिंग 30% है, पहले से होल्डिंग थी 20, 30 और कमा ली तो 50। या तुम ऐसे निकाल लेना कि 5,000 शेयर पहले थे प्लस 7,500 शेयर डिवाइड बाई 25,000, तो डायरेक्टली 50% आ जाएगा। जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिट, 1.5 लाख में 50% हिस्सा तुम्हारा, तो 1,75 लिख पाओगे इसको, पक्का एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट अब एग्जाम में लिखोगे कि घर पे भी लिखोगे, पक्का। ये कॉपी काहे बर्बाद करनी घर पे, डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं करोगे, पहले घर पे प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, ऑन 1 जनवरी 25 रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें 1,25, पूरे साल में 50 कमाया, तो 9 महीने में आपने कमाया 37,500, दैट मींस 162,500, यहां से काट देते हैं, ये आ गया। 1,25 पहले से था, 37,500 और कमाया तो 162,500 हो गया। शेयर जो और खरीदे 7,500 शेयर आपने और खरीदे हैं, 30% होल्डिंग आपकी और है, पहले से 50 थी, 30 और है तो 80 हो गई। 1,62,500 का 80%, 1,30,000 रुपए, 1,62,500 इंटू 80%, 1,30,000 रुपीज। बोलिए, समझ में आ गया? अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप कर लोगे? अब फिगर चेंज कर देगा तो कर लोगे, डेट चेंज कर देगा तो, नाम चेंज कर देगा तो, इसके अलावा कुछ और क्या चेंज कर सकता है? और कुछ चेंज ही नहीं कर सकता है। अगर यही क्वेश्चन देना उसको इस तरीके का तो यही तो चेंज हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं चेंज हो सकता है। तो वहां पे भय ना हो जाना, कर लेना। चलो और देखते हैं दिसंबर 23 में और क्या क्वेश्चन आया। यानी दिसंबर 23 मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चन थे कंसोलिडेशन के 10 नंबर के जी। इसमें प्री पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, आपने निकाल तो लिया, सिर्फ प्री प्री का निकाला, पोस्ट का हमें चाहिए नहीं। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते समय पोस्ट का चाहिए नहीं। पोस्ट का कब चाहिए होता है बताओ? रिधिमा भी पूछ रही, पोस्ट का कब चाहिए होता है? बैलेंस शीट बनाते समय। वो कौन सा इलस्ट्रेशन कराया था जिसमें वो 9600 निकाला था 5 वाला, तो पोस्ट का बैलेंस शीट में जाता है उसका हिस्सा। बाकी हमें प्री पोस्ट में सिर्फ प्री तक के चाहिए। प्री का ही पूछ रहा था कि जब खरीदा, देखो पूछ क्या रहा था, देखो ना, जब खरीदा तब आपका कितना हिस्सा था ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन। तो जब खरीदा वहां तक के प्रॉफिट तो प्री के ही होते हैं, पोस्ट के होते ही नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना इतना जिस दिन जिन खरीदते गए वहां तक कितने प्रॉफिट हो चुके थे उसमें हमारा हिस्सा कितना था। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आपका हिस्सा पूछ रहा है ना, तो प्री पोस्ट को 2 मिनट किनारे रख दो, जिस दिन खरीदा उस तक तक आपका हिस्सा कितना था वो बता दिया हम लोगों ने। हाँ मतलब जिस जिस दिन खरीदा, ऑन द डेट्स ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट्स ऑफ एक्विजिशन, जिस जिस दिन खरीदा उस दिन का अपने ने हिस्सा बता दिया। और किसी का कोई डाउट? एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम का, देखते हैं जरा क्या है। दिसंबर 2023, 5 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट दैट विल रिफ्लेक्ट इन सीबीएस ऑन 31 मार्च 25। यानी इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है एग्जाम में? नहीं, केवल क्या कह रहा है, आप देखेंगे अभी कोई क्वेश्चन सीबीएस बनाने के लिए पूछा ही नहीं इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट कह ही रहा है छोटी छोटी चीजें निकाल दो, 5 नंबर दे देंगे, गुडविल कैपिटल रिजर्व जो भी एक चीज आएगी और माइनॉरिटी, और वो आपको आता है। पहले क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं फिर आप करके बताना। समराइज्ड बैलेंस शीट आपको दी हुई है,
एसेट्स 20 लाख 10 लाख, 3000 शेयर हैं एस लिमिटेड के में, एस लिमिटेड के खरीदे हुए हैं 7 लाख रुपए के। लेकिन ये खरीदे थे, डेट बताई हुई है ब्रैकेट में, क्या लिखा है? ये डेट काहे की होगी 1 अप्रैल 24? खरीदने की, एक्विजिशन की डेट, जबकि बैलेंस शीट कब की है? सबसे ऊपर देखो। हाँ, तो 31 मार्च 25 नहीं खरीदे हैं, 1 अप्रैल 24 को खरीदे गए 3000 शेयर, और होल्डिंग ने खरीदे, एच लिमिटेड ने खरीदे, तो एच लिमिटेड होल्डिंग है 7 लाख रुपए के। इधर आते हैं लाइबिलिटी साइड में, शेयर कैपिटल है 10 लाख और उसकी 4 लाख। अच्छा, एस लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर बताओगे? 4000, हर एक शेयर 100 रुपए का है, 4 लाख रुपए डिवाइड बाई 100, 4000 पक्का। 3000 शेयर तुमने खरीदे, उसके टोटल शेयर हैं 4000, यानी कितने परसेंट शेयर है तुम्हारे पास? 75%। 75% तुम्हारी होल्डिंग है, 25% माइनॉरिटी है। ये जा रहा है सबके दिमाग में? पीएनएल दिया हुआ है 6 और 4 का, जनरल रिजर्व दिया है, लाइबिलिटी दी हुई है। बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 24, दिख रही है ये वाली लाइन? बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड सब्सिडरी ऑन 31 मार्च 25 लिखा है, 24 लिखा है। ऊपर बैलेंस शीट की डेट जो थी वो क्या थी? खरीदने की डेट क्या थी? तो हमें 1 अप्रैल 24 तक के प्रॉफिट चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व। हमें यहां तक के तो प्रॉफिट चाहिए, वो बताएगा आपको, बता रहा है ये, कह रहा साहब 31 मार्च 24 तक एस लिमिटेड के प्रॉफिट थे 1 लाख, जनरल रिजर्व था 60,000। तो जब गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालोगे तो यही प्रॉफिट लोगे, यही प्री के हैं, इजी आपके लिए। कर पाओगे? पक्का करके बताओ, आंसर नहीं देखना है, करके हमको बताओ। सबसे पहले माइनॉरिटी करके बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सभी लोग निकाल के बताओ। तो मैं आपको वर्किंग्स दिखा देता हूं अपनी। पहली वर्किंग तो हमने ये निकाल लिया, कितने परसेंट शेयर हमारे पास हैं, तो हमारे पास 75% शेयर थे, तो हमने 75% शेयर निकाल लिए। दूसरा हमने निकाल लिया कि माइनॉरिटी के पास यानी 25% शेयर है। ये दो काम हमने आपके लिए कर दिए हैं। अब आप करिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए। माइनॉरिटी को इस बात से कोई फर्क नहीं है कि क्या प्री के प्रॉफिट्स क्या पोस्ट के, तो माइनॉरिटी तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, निकालो 2 लाख। ओके, बाकी लोग भी निकालो, फिर आंसर एक बार टैली कर लेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रिधिमा क्लियर हो गया आपका डाउट? ओके ठीक है जी। बताइए, अब आपको बताना है कि भाई साहब यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। 2 लाख कितने बच्चे बोलते हुए कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख? वेरी गुड, बहुत सही बोल रहे हैं, बाकी बच्चे भी निकालो, बहुत इजी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने जैसे आपको सिखाया है, बड़ा आसान तरीके से आपको सिखा रखा है। नेट एसेट निकालो सब्सिडरी कंपनी के, बस उसका 25% कर दो। नेट एसेट निकाल के उसका 25% कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सब्सिडरी के नेट एसेट निकालोगे कि होल्डिंग के नेट एसेट निकालोगे? सब्सिडरी के निकालना, एस लिमिटेड के। और एग्जाम में नाम से मत समझना कि कौन होल्डिंग है कौन सब्सिडरी है। अच्छा, वो भी आपने निकाल दिया, कैपिटल रिजर्व आ रहा है कितना? 1,70,000 का। अच्छा, पहले बाकी भी माइनॉरिटी निकाल लें, फिर चलेंगे आगे कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। और आंसर नहीं देखना कोई भी, आंसर कोई नहीं देखेगा, हम ही आंसर बताएंगे केवल, ठीक है? कोई चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी, नो चीटिंग प्लीज। रिधिमा डाउट क्लियर हो गया है ना बेटा आपका? और कोई डाउट है किसी बच्चे का, ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी का भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। तो नेट एसेट कैसे निकलेंगे? माइनॉरिटी, अच्छा 2 लाख कितने बच्चों का आ गया? 2 लाख, वेरी गुड। तो सभी का आ गया ऑलमोस्ट, लेकिन एक बार बता देते हैं। सब्सिडरी के एसेट्स लिए अपने ने 10 लाख, माइनस लाइबिलिटी कर दी 2 लाख, तो नेट एसेट हुए 8 लाख। 8 लाख रुपए का 25% यानी 2 लाख का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आंसर आ गया है 2 लाख। आंसर आपको दिखा देते हैं। वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, 25% उसका करना है, मतलब वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%, 8 लाख का यानी 2 लाख। नेट एसेट कैसे निकालते हैं ये तो आपको सिखा ही रखा है मैंने। अब अगला काम है आपको निकालना है गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है कि कुछ भी नहीं है, और आंसर नहीं देखना है ना। और आपने एक आंसर बताया, रुआली ने क्या बताया आपने? 1,70,000 का क्या चीज बताई थी आपने? कैपिटल रिजर्व। तो एक आंसर मेरे पास जो बच्चे का आ रहा है
170 का कैपिटल रिजर्व। बट मैं बाकी से भी उम्मीद करूंगा कि आंसर बताओ। अभी मेरे को सही आंसर नहीं पता है इसका, तब तक मैं भी निकाल लेता हूं अपने लिए सही आंसर। आपकी गुडविल आ रही है, आपकी 2,80,000 की गुडविल आ रही है। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक कैपिटल रिजर्व आ रहा है, एक तरफ गुडविल आ रही है। तो इसका मतलब है कोई एक ही सही होने वाला है, या हो सकता है दोनों ही गलत हो। हाँ, 355 की, 3,55,000 का क्या मैं लिख लूं, भूल जाऊंगा ना। आंसर कोई नहीं देखेगा अपना, आप सबको अपनी कसम है, आंसर नहीं देखिएगा। हाँ, कैपिटल रिजर्व आपका कितना था, मैं लिख ले रहा हूं, 1,70,000 था। ओके, आपकी गुडविल कितनी थी, 2,80,000। और आपका गुडविल थी कि कैपिटल रिजर्व था, कितना था, गुडविल थी, कितनी थी, 355। तो ये तीन आंसर अभी तक मेरे पास आ रहे हैं। आपकी गुडविल आ रही 280 की, तो ये एक ये लिखा हुआ है 280 का, एक ये इस पे एक वोट और आ गया है। 280 गुडविल, इस पे बहुत सारे वोट आते हुए 2,80,000 की गुडविल पे बहुत सारे वोट्स आ रहे हैं। एग्जाम में देखो बस यही खेल है, 5 नंबर में माइनॉरिटी 2.5 नंबर मिल गए, मान लो 2.5 वहां मिल गए, 2.5 यहाँ मिल गए, 2,80,000 गुडविल आ रही है। मतलब हमें पता नहीं आंसर, आप सही बता रहे हो, आपने देख लिया, आपको आंसर पता है, नहीं देखा पक्का, ईमानदारी से नहीं देखा ना, देखना नहीं आंसर, आंसर कोई नहीं चेक करना, ईमानदारी हमारा पहला कर्तव्य है। अच्छा, इस जगह में भी लिखा जाता है क्या कॉपी के, अच्छा ये रफ होता है। अच्छा, वो तुम्हारा दिन कभी आया था, कभी किया तुमने फेयर, दिल पे हाथ रखा था, आज तक स्कूल लाइफ से लेके आज तक, वही शक्ल बता रही, कभी नहीं किया तुमने तो। वाला काट दें आपका। तो ये हर्षिता कह रही है कि मेरा वाला आंसर काट दीजिए, हर्षिता को गलत लग रहा है। 3,55,000, और किसी को तो नहीं लग रहा था, नहीं हर्षिता को ये गलत लग रहा है, काट दिया। आपका भी काट दें, आपका भी काट दें, ये सब बिन पेंदी के लोटे हैं, फटाफट पलट जाते हैं, कभी गुडविल 355, कभी कैपिटल रिजर्व, कभी कुछ। अमाउंट गलत लिया था, तो अमाउंट गलत लेने से ही तो गलत आंसर आते हैं। तो गुडविल आ रही है 2,80,000 की, कितने बच्चों की गुडविल आ रही है 280 की, वेरी गुड, ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों की आ रही, कुछ बच्चों को छोड़ के। और इधर ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग का क्या आ रहा है, गुडविल की कैपिटल रिजर्व। देखिए बड़ा आसान है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 7 लाख दी हुई है। अब आपको करना क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 4 लाख का कितने परसेंट लेना है, 75%। प्रॉफिट 1 लाख का 75%, और रिजर्व 60,000 का 75%। बस ये केवल करके जोड़िए तो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। मैं चेक कराता हूं कैसे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7 लाख दी है, पेड अप शेयर कैपिटल 4 लाख का 75%, 3 लाख। प्री के प्रॉफिट्स 1 लाख का 75%, 75,000। प्री के रिजर्व 45,000। इंट्रेंसिक वैल्यू 4,20,000। इंट्रेंसिक कैसे आएगी, ये पेड अप शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस 75,000 प्लस 45,000, 420। और आपने खरीदा था 7 लाख में, महंगा खरीदा, इसका मतलब आपने तो गुडविल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, इंट्रेंसिक वैल्यू कम है, तो 280 की गुडविल। इजी था, देखिए एग्जाम में यानी इजी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है। दिसंबर 2024 बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ 5 नंबर का ताजा ताजा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड इज गिवन बिलो। लाइबिलिटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच फुली पेड 6 लाख रुपए, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, 60,000। जनरल रिजर्व 1,50,000, पीएनएल 15, क्रेडिटर्स 180, टोटल मेक्स अ टोटल ऑफ 1035, एसेट फिक्स्ड एसेट 3 लाख, करंट एसेट 735, टोटल 1035। अदर इंफॉर्मेशन, होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड हैज ब्रॉट 48,000 शेयर इन इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ने पूरे 60,000 शेयर नहीं खरीदे हैं, 48,000, कितने परसेंट खरीदे, 80%। ओके, कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ शेयर इन एस लिमिटेड 9 लाख, 9 लाख रुपए के खरीदे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी 9 लाख है। जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब खरीदे थे जब जनरल रिजर्व उसका 1,20 था, पीएनएल उसका ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 24,000 था। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल, जैसे अभी आपने निकाला। और आपको एक लाइन और बतानी है, हाउ विल गुडविल बी ट्रीटेड इन द कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। तो भाई साहब सबसे पहले तो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए।
इसमें डेट वगैरह कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। माइनॉरिटी बता रहे हैं 1,71,000। हम भी एक बार निकाल लें तब आपको बताएंगे कि आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग माइनॉरिटी भी निकालिए। कितने परसेंट निकालेंगे माइनॉरिटी? 48,000 शेयर उसके पास है तो 80% होल्डिंग है, तो 20% माइनॉरिटी के पास है। 20% और नेट एसेट निकालें उसका 20%। हाँ क्या बता रहे थे आप? 1,71,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सही बता रहे हैं। बाकी लोग भी बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं 1,71,000 बोलना, ठीक है? अपने मुंह से गंदा ना बोलना, 171 बोलना, कुछ भी गलत नहीं बोलने का। आगे 1,70,000, ये वेरी गुड। 1,71,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर निकालनी है आप लोगों को। ₹1,71,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसी भी तरीके से निकाल करके सामने करना है। गुडविल भी निकाल दी? अरे गजब, इतनी जल्दी! पहले इतना आंसर दिखाते बच्चों को, रुक जाओ। देखो भैया, सबसे पहले अपने ने होल्डिंग निकाल ली, 80% होल्डिंग थी। माइनॉरिटी के पास 20%। फिर अपने ने नेट एसेट निकाला, 1 लाख मतलब 8,55,000 है, उसका 20% किया, 1,71,000 माइनॉरिटी आया। बताओ 1,71,000 कितने बच्चों का आ चुका था? वेरी गुड, सभी का आ गया था, बहुत ही बढ़िया। अब आपको निकालना है गुडविल। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि गुडविल आएगी, क्वेश्चन पूछ ही रहा है कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड गुडविल, तो गुडविल आएगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। है जी, कुछ पूछ रही हैं आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये दी हुई है सेकंड लाइन में, 9 लाख रुपीस की। अच्छा, ₹3,48,000 की 1000, 3,48,000 क्या फिगर आ रही, क्या बोल रहे तुम? 3,04,800, अच्छा 4,800, ओके, सही बोल रहे थे आप। देखिए एक बार आंसर चेक चेक करेंगे, चीटिंग करके आए आंसर? चलो चीटिंग करके आते हैं, देखते हैं। हाँ सही आ रही है, यही आ रही, गुडविल, वेरी गुड, 3,04,800। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। नहीं आ रही थी? आ गई तो बहुत बढ़िया। तो फिर खुशी वाली शक्ल बनाओ, हैरानी वाली क्या बना रही है? हाँ बेटा, एग्जाम में सीओए मत लिखना, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन पूरा वर्ड यूज करना, फुल फॉर्म। हाँ, जो सेकंड वाला पॉइंट है कि गुडविल कैसे दिखाने, तो दिखा देना, बस ये लिखा है, ये गुडविल विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, काम खत्म। बस गाइडलाइन आंसर में यही लिखी है, एक लाइन। और इसको अगर आपको लिखना हो तो और लिख लीजिएगा। हाँ, तो आप दिखा सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट में, इंटेंजिबल के अंदर दिखा सकते हैं, अगर इतना आपके पास टाइम हो तो। गाइडलाइन आंसर में ये लाइन लिख करके दी उन्होंने केवल, तो यही लिख देंगे आप। मतलब वो खुद भी समझ रहे हैं कि बच्चा इतना भी लिख दे तो हम गदगद हो जाएं। लेकिन बच्चा क्वेश्चन पढ़ते कहता, हमसे क्या पूछ, हमसे पूछ लिया तुम्हें नहीं आता गुडविल कहां दिखानी, हम बताएंगे। क्लियर, इजी है। तो बिना मतलब बताओ, कंसोलिडेशन को लोग ने हवा बना के रखा है कि नहीं? तो हवा नहीं है, वो हलवा है। बस गरम गरम नहीं खाइएगा, मुंह जल जाएगा। चले आगे, अभी तक में कोई डाउट किसी को? पक्का? ओके, अब बात करते हैं कंसोलिडेशन में अगले टॉपिक की। जैसे आपको अगर याद हो तो जब अपने ने कंसोलिडेशन शुरू किया था तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की की लाइबिलिटी है 1,00,000 रुपए और लड़के को 1,00,000 रुपए लेने हैं। तो लड़का अपनी एसेट साइड में दिखा रहा है बैलेंस शीट में, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में कि 1,00,000 रुपए में लेने हैं। लड़की अपनी लाइबिलिटी साइड में उसको दिखा रही है। बट जब दोनों की शादी हो गई और फिर जब एक बैलेंस शीट बनाई जा रही है तो ना लाइबिलिटी साइड में आ रही है ना एसेट साइड में आ रही है। उसी हिसाब से आगे भी सुनते हैं जरा ध्यान से क्या हो सकता है। जैसे एक तो क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो कंसोलिडेशन करते समय, मेरी तरफ देखिए कन्हैया, रख दीजिए इसको, घर पे पलट, घर पे आप लोग को दे देते हैं हम शीट ना, घर वाले छिनवाते तो नहीं है, तो घर पे देखना आराम से पलट पलट के।
पलट के लौट के जैसे देखना, अभी मेरे को सुनो। हाँ, कह रहे ला जो भी क्वेश्चन कराया है कि हाउ गुडविल बी ट्रीटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें बैलेंस शीट भी बना के दिखाएंगे एग्जाम में। क्या कह रही, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे उसमें? बनानी है बैलेंस शीट। ये पूछ रहा केवल कैसे ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट थोड़ी ना कह रहे कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ। समझ में आ गया? जैसे आपसे कोई पूछ रहा है सीएस की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, तो आपने बता दिया पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, सीएस करके दिखाओ नहीं कह रहा आपसे। समझ गए? ये अंतर है दोनों में। तो बैलेंस शीट मत बनाना, एग्जाम में पढ़ लेना भैया क्या बनाना है क्या नहीं, कर लोगे। नहीं तो वो गूगल लेंस यूज कर लेना, ट्रांसलेट इन हिंदी अलाउ नहीं है। तुम लोग पढ़ के समझ लोगे ना। हमें तो अगले तुम लोग साथ दिक्कत यही लगती है कि पूछेगा आम बताओगे इमली, कि हमको जो आता है हम वो बताएंगे। अभी जैसे अपने लोग क्वेश्चन कराया ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द पेरेंट कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी ऑफ द पेरेंट, 99% बच्चा मालूम एग्जाम में क्या निकाल के लाया होगा, गुडविल या कैपिटलिज्म। और जबकि कॉस्ट नहीं दी हो तब भी वो निकाल लाया होगा, इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं। ठीक है, तो पढ़ के करना। चलो, तो अभी मैं क्या समझा रहा था, हाँ मैं ये समझा रहा था कि जैसे सपोज करो बेटा, आपने कंसोलिडेशन के समय देखा कि होल्डिंग कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट आती है वो सीबीएस में नहीं आती, एंड एट द सेम टाइम सब्सिडरी की जो शेयर कैपिटल है वो भी सीबीएस में नहीं आती। ऐसे ही और ट्रांजेक्शन समझते हैं आपस के। मान लो एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रखा है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है। मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को लोन दे रखा है 5 लाख का। अब ऐसे में होल्डिंग कंपनी जब अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बना रही है, तो वही देसी फॉर्मेट आपको सिखाने के लिए बैलेंस शीट का, वो एसेट साइड लिख रही होगी, एसेट साइड है, एसेट साइड लिख रही होगी लोन एंड एडवांसेस, और मान लो ब्रैकेट में लिखा है गिवन टू एस लिमिटेड, एस लिमिटेड को दिया हुआ है, इसके लिए तो एसेट है 5 लाख का। और यहां पे जब सब्सिडरी अपनी स्टैंड अलोन बना रही होगी तो वो लाइबिलिटी साइड में लिख रही होगी लोन फ्रॉम, एल मतलब लोन फ्रॉम एच लिमिटेड, 5 लाख रुपए का उसने लोन ले रखा है, 5 लाख। यस और नो? मतलब इसने लोन लिया है तो इसके लिए लाइबिलिटी है एस लिमिटेड के लिए, एच लिमिटेड ने लोन दिया है तो उसके लिए एसेट है। अब जब ये अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो दो रास्ते हैं, एक गलत एक सही। गलत रास्ता यह है कि ये क्या करें, सीबीएस में एसेट साइड में दिखाएं लोन एंड एडवांसेस गिवन टू एस लिमिटेड 5 लाख, और लाइबिलिटी साइड में दिखाएं लोन फ्रॉम एच लिमिटेड 5 लाख। यानी एसेट में दिख रहा है कि 5 लाख का लोन दिया गया है एस लिमिटेड को, लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है 5 लाख का लोन लिया गया है एच लिमिटेड से। या दूसरा रास्ता है कि सीबीएस बनाते समय ये नेट ऑफ कर दें, ना यहां 5 लाख लिखें ना यहां 5 लाख लिखें, क्योंकि ये दोनों सीबीएस के नजरिए से दो नहीं है, एक है। लास्ट लाइन में आपने कुछ बोला भी था गंदा सा ना, हाँ, तो ये दो नहीं है, ये एक है। तो क्या करना सही है, अलग अलग दिखाएं कि ना दिखाएं? ना दिखाएं। यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस। आपस में जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है। और क्या हो सकता है सर? और जैसे लोन के एग्जाम्पल के अलावा भी सर क्या कोई एग्जाम्पल हो सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कहां पे है, पहले यहां पढ़ना, ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा रहा हूं, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। आपस की जो भी ग्रुप बैलेंसेस हैं, कह रहे हैं सर इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस शुड आल्सो बी एलिमिनेटेड। द फॉलोइंग मे बी द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, मतलब ये जो हमने लिखे हैं ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही होते हैं, बट ज्यादातर इतने ही होते हैं। तो क्या एग्जाम्पल जैसे हो सकते हैं, लोन एडवांस बाय वन कंपनी एंड टेकन बाय अनदर कंपनी विद इन द ग्रुप। एक ने लोन दे रखा है और दूसरे ने लोन ले रखा है, उसको क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट, एलिमिनेशन करना है, हटाना है, नेट करना है। लेकिन इस पे एक बात ध्यान सुनो, जैसे मान लो एच लिमिटेड ने
लोन दे रखा है किसी बाहरी को, ए लिमिटेड को, और एस लिमिटेड ने बैंक से लोन ले रखा है। मान लो अमाउंट सेम है, इत्तिफाक से 5 लाख रुपए का लोन एच लिमिटेड ने दे रखा है ए लिमिटेड को, एंड इत्तिफाक से 5 लाख का ही लोन एस लिमिटेड ने ले रखा है बैंक से। तो एस लिमिटेड की लाइबिलिटी साइड में स्टैंड अलोन में आ रहा है लोन टेकन फ्रॉम बैंक 5 लाख, एच लिमिटेड की स्टैंड अलोन में एसेट साइड में आ रहा है लोन गिवन टू ए लिमिटेड 5 लाख। जब हम सीबीएस बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो क्या हम नेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपस की ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे मान लो लड़का और लड़की वाला एग्जाम्पल था, लड़की की 1 लाख की उधारी थी लड़के के प्रति, और लड़के को 1 लाख लड़की से लेना था, तो नेट हुआ। अगर मान लो लड़की की उधारी होती उसके एक्स के प्रति, मिस्टर एक्स, आप एक्स से गंदा मतलब निकालना है ना, और शादी हो जाती किसी वाई से, तो भी क्या वो उधारी खत्म हो जाती क्या? समझ रहे हैं हम बात को? तो वो उधारी नहीं खत्म होती, आपस का ही तो एलिमिनेट करते हैं। बाहर वाला जो मिस्टर एक्स का होता है वो एलिमिनेट अपन नहीं करते हैं। तो ये लोन एडवांस बाय वन कंपनी एंड टेकन बाय अनदर कंपनी विद इन द ग्रुप, मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी की आपस की जो भी ट्रांजैक्शन, हम केवल उसी को नेट कर रहे हैं। ऐसे तो हम पूरी बैलेंस शीट काट देंगे, 5 लाख इधर छोड़ा है, 0 बैलेंस शीट डाली, पूरा सब कुछ नहीं काट देना। डेटर एंड क्रेडिटर विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप मतलब एक ही बैलेंस शीट में आ रहे हैं डेटर की, हमें पैसा लेना है लेट से होल्डिंग से, दूसरी कह रही है हमें पैसा, क्रेडिटर आ रहे हैं हमें पैसा देना है सब्सिडरी को, आपस के ही डेटर क्रेडिटर हटाएंगे, बाहरी डेटर बाहरी क्रेडिटर को नहीं हटाने वाले। क्लियर हो पा रहा है आपने? डेटर क्रेडिटर कैसे होंगे? तब होंगे जब मान लीजिए होल्डिंग ने माल बेचा हो सब्सिडरी को उधार में, या वाइस वर्सा सब्सिडरी ने बेचा हो होल्डिंग को उधार में। तो जिसने उधार में खरीदा होगा वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एज अ क्रेडिटर दिखा रहा होगा, जिसने उधार में बेचा होगा वो डेटर में दिखा रहा होगा, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। इसके अलावा मान लो एक कंपनी ने बिल इश्यू कर रखा है दूसरी पे, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये ऐसा वर्ड कभी जीवन में सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज टाइप, कहीं पे कहां सुना आपने? अकाउंट्स में हुआ करता था 11th 12th में। अच्छा 11th में था कि 12th में था? 11th में, कुछ कह रहे 11th, जिसमें भी था, कल ये याद है, कम से कम सुना है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आपने सुना होगा फिर कि एक ड्रॉर होता था, एक ड्रॉई होता था। तो लेट से एच लिमिटेड ने बिल ड्रॉ कर रखा है एस लिमिटेड पे, तो एच लिमिटेड ड्रॉर बन गया, एस लिमिटेड ड्रॉई बन गया। मतलब एक के लिए, एच लिमिटेड के लिए एसेट साइड में बिल रिसीवेबल आ रहे कि हमें पैसा लेना है, इट्स लाइक डेटर एंड क्रेडिटर ओनली, कि हमें पैसा लेना है, और एस लिमिटेड के बिल्स पेबल आ रहा है कि हमें पैसा देना है, हमें उसको नेट करना है। बाहरी बिल रिसीवेबल, बाहरी बिल्स पेबल को नेट नहीं करना है। एच लिमिटेड ने जो और किसी के ऊपर बिल ड्रॉ कर रखा है, क्या हम उसको भी नेट कर देंगे? सब उठा के काट पीट नहीं देंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? पक्का? तो यहां से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री नहीं पूछने वाला आपसे, तो उसके लिए जिसने नहीं भी पढ़ा हो कोई टेंशन नहीं, जो कॉमन बिल रिसीवेबल बिल पेबल होगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, और अभी इस पे चर्चा हम थोड़ी और भी करेंगे रुक करके। लेकिन डी पॉइंट में आते हैं। डिबेंचर शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ वन कंपनी। मान लो एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं और दूसरी ने डिबेंचर खरीद रखे हैं। होल्डिंग ने डिबेंचर इशू करे और वो डिबेंचर किसके पास है? सब्सिडरी के पास। या सब्सिडरी ने इशू करे और वो डिबेंचर, वही सेम डिबेंचर किसके पास है? होल्डिंग के पास। तो जिसने खरीदे वो एसेट साइड दिखा रहा होगा इन्वेस्टमेंट के रूप में, जिसने इशू करे वो तो आपको बताइए नॉन करेंट लायबिलिटीज में आते हो। तो कह रहा मैं वो नेट करने, डिबेंचर शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द वन कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट इन दोस डिबेंचर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ अनदर कंपनी विद इन द ग्रुप। मान लो एक कंपनी के लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, वही सेम फिगर दूसरी कंपनी के लिए वही सेम ट्रांजैक्शन में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, हमें नेट करना है। क्लियर? मान लो एक कंपनी का इसी का उल्टा, प्रीपेड का उल्टा कर दे, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भी खर्चा देना बचा हुआ है, और दूसरी के लिए क्या हो गया? एक्रूडिंग का हमें नेट करना है। आप बार बार बोल रहा हूं, आपस की ही लेनदारी को नेट करना है, दुनिया जान की सबकी लेनदारी को नेट नहीं करना है। इन द सेम मैनर, जब मान लो लेट से होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचे। मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनते रहना, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। मान लो एक है एच लिमिटेड और होल्डिंग कंपनी है, मान लेते हैं एच लिमिटेड। एस लिमिटेड है एक सब्सिडरी। एच लिमिटेड ने क्या किया? एच लिमिटेड ने मान लो
कोई सामान खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए की, और उस पे प्रॉफिट जोड़ा, और प्रॉफिट जोड़ करके उसको बेच दिया सेल प्राइस मान लो 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। और किसको बेच दिया? एस लिमिटेड को बेच दिया। यही सेम चीज इसने किसको बेच दी? एस लिमिटेड को। तो एस लिमिटेड की कॉस्ट हो गई 1.5 लाख। फिर एस लिमिटेड ने यही सामान आगे किसी और थर्ड पार्टी को बेच दिया। यहां लिख देता हूं सोल्ड टू एस लिमिटेड, और यहां लिख देता हूं परचेस्ड फ्रॉम एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड ने 1 लाख का खरीदा था, 1.5 लाख का बेचा है एस लिमिटेड को। एस लिमिटेड के लिए कॉस्ट 1.5 लाख है, उसके लिए सेल प्राइस 1.5 लाख है। एस लिमिटेड ने आगे क्या किया? विद इन द ईयर ये सामान आगे किसी और को बेच डाला, जिसका सेल प्राइस रखा मान लेते हैं 1,80,000 या 1,70,000, कुछ भी प्राइस मान सकते हैं, अपने मन से कुछ मान देते हैं। ओके, किसको बेच दिया सर? सोल्ड टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बोले तो एच और एस के अलावा किसी बाहरी को बेच डाला ड्यूरिंग द ईयर, यानी 31 मार्च जब हम सीबीएस बना रहे हैं उससे पहले एस लिमिटेड बेच चुकी है ये। अब एस लिमिटेड अगर ये बेच चुकी है तो एक तरीके से 20,000 का प्रॉफिट इसने कमा लिया और 50,000 का प्रॉफिट इसने कमा लिया। टोटल प्रॉफिट कितने हो गए? 70,000 का। और हमें सीबीएस बनाते समय इस पूरे ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं करना है। कुछ भी क्यों नहीं करना है? क्योंकि साहब अगर इसने एस लिमिटेड ने बेच दिया है तो 31 मार्च में इन्वेंट्री में कोई बैलेंस आ ही नहीं रहा होगा, स्टॉक में कुछ आ ही नहीं रहा होगा। आपने प्रॉफिट कमा लिया है क्योंकि बेच दिया। इसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। आपने प्रॉफिट वाकई कमा लिया। अभी मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल, दूसरा सुनना बहुत ध्यान से, ये वाला जिसका कुछ करना होगा, क्योंकि इसका तो कुछ करना ही नहीं। किसका करना है सर? मान लो एच लिमिटेड ने 1 लाख का सामान खरीदा, 1.5 लाख का बेच दिया एस लिमिटेड को, और साल खत्म होने तक एस लिमिटेड ये वाला सामान किसी और को बेच नहीं पाई है। एस लिमिटेड के स्टॉक में बचा हुआ है पूरा 1.5 लाख का सामान, उसने ये सामान किसी को बेचा ही नहीं। बेचा कि नहीं बेचा? नहीं बेचा। एच लिमिटेड ने 1 लाख का खरीदा था, 1.5 लाख का बेचा एस को, और एस के पास अभी ये सामान बचा हुआ है। जब एस के पास ये सामान बचा हुआ है तो एस अपनी जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बना रही होगी 31 मार्च, जो भी ईयर मान लेते हैं, मान लो 2025, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में स्टॉक या इन्वेंट्री आ रही होगी एसेट साइड में 1.5 लाख की। ये किसकी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है? एस की, क्योंकि उसके लिए तो 1.5 लाख की कॉस्ट है, उसको थोड़ी ना पता कि 1 लाख की कॉस्ट है। हमने तो 1.5 का खरीदा ना, हमने जितने खरीदा मान ली वही कॉस्ट है ना। जैसे आपको कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था कि मैं 100 का कैलकुलेटर खरीदता हूं, 150 का बेचता हूं, और आपको 150 का बेचा, तो आपकी कॉस्ट 100 थोड़ी ना है, 150। मेरी कॉस्ट 100 है, मेरा सेल प्राइस 150 है, आपको 150 का पड़ा, आपकी कॉस्ट 150 है। आप किसी को आगे 170 का बेचोगे तो 170 सेल है आपके लिए, उसके लिए 170 कॉस्ट है। समझ पा रहे हैं? तो इसने स्टॉक दिखा रखा होगा 1.5 लाख का। एंड एट द सेम टाइम जब हम इसका पीएनएल और बैलेंस शीट देख रहे हैं 31 मार्च 25, इसका पीएनएल और बैलेंस शीट, तो इसने अपने प्रॉफिट्स में पीएनएल में 50,000 का एक तो प्रॉफिट बुक कर रखा होगा। क्यों 50,000 का प्रॉफिट? क्योंकि 1 लाख का खरीदा, 1.5 लाख का बेचा, और 50,000 का प्रॉफिट अल्टीमेटली फिर रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब इसके प्रॉफिट में, रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट में 50,000 का आ रहा होगा। इसकी वजह से प्रॉफिट आ रहा होगा कि नहीं? पक्का? ओके। स्टॉक भी आ रहा होगा इसका, ये वाला नहीं, ये तो बेच चुकी, बाकी कुछ और आ रहा होगा, ये वाला नहीं आ रहा होगा। अब हम बना रहे हैं सीबीएस। सीबीएस, अब सीबीएस बनाते समय हम उसके एसेट्स लेते हैं, और आपको बताया होल्डिंग के प्रॉफिट्स लेते हैं। होल्डिंग के तो सारे प्रॉफिट्स लेते हैं, तो आपको बताया था, रजिस्ट्रेशंस कराए थे आपको। सब्सिडरी के पोस्ट के प्रॉफिट्स लेते हैं, होल्डिंग तो सारे ही लेते हैं। अगर मैं सीबीएस ऐसे ही बनाऊं, थोड़ा गलत बनाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसके सारे एसेट लूंगा, जिसमें स्टॉक आ रहा है मान लो 1.5 लाख का, तो वो भी लूंगा, प्लस अपना जो होगा वो भी आएगा ही आएगा। ये तो मैं केवल एक एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूं। और एट द सेम टाइम मैं रिजर्व एंड सरप्लस में अपने प्रॉफिट दिखा रहा हूँ इसी ट्रांजेक्शन के लिए। होल्डिंग अपने प्रॉफिट दिखा रही होगी, कितने दिखा रही होगी? 50,000 के।
जबकि अगर तह तक जाके देखा जाए तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, ये रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट तो तुमने विद इन ग्रुप कमाया है। अगर किसी और को वो माल बेच चुकी होती तो रियलाइज हो जाता। आपने छोटे में पढ़ा होगा कि स्टॉक को हम लोग शो करते हैं कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ऐसा कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा, स्कूल लाइफ में नहीं। अच्छा, ये ऐसा पढ़ा है कॉस्ट या सेल प्राइस विच एवर इज लोअर पे स्टॉक को दिखाते हैं? नहीं पढ़ा है तो सुन लो, स्कूल में होता है वैसे। हाँ, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेसिकली है क्या, आप सुन ही रहे, सुन लीजिए। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, एएस नाम सुने कभी आपने? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, AS2 बना हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर वो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। वो एएस ये कहता है कि जब भी स्टॉक आप दिखाइएगा तो उसको कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जितने में बेचा जा सकता है, जिसको आप सेल प्राइस भी अपने के लिए समझ सकते हैं, उन दोनों में जो कम है उस पर दिखाइएगा। हमने कहा मतलब कह रहा मतलब आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है, मेरे पास मैंने कोई सामान खरीदा 1 लाख का, मान लेते हैं, थोड़े से एग्जांपल से बाहर आते हैं, मान लो 5,000 का सामान खरीदा, 5,000 का सामान खरीदा, बचा हुआ है, बिक सकता है 8,000 में, तो बैलेंस शीट में हम स्टॉक 8,000 का नहीं दिखा सकते, 5,000 का। दूसरा केस, 5,000 का खरीदा था बट अब उसकी मार्केट वैल्यू केवल 4,000 बची है, तो कहते हैं 4 का दिखाइए। वैसे भी अकाउंट्स में हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि अगर लॉसेस हैं तो दिखाने हैं, प्रॉफिट्स नहीं दिखाने। तो आप ओवर इन्फ्लेट नहीं कर सकते बैलेंस शीट को, स्टेक होल्डर्स को गलत पोजीशन नहीं दिखा सकते कि उनको दिखाई दे कि स्टॉक इनका बहुत बढ़िया 5,000 का है, 4 का बचा है वैल्यू तो 4 दिखाओ। तो वो कहता है कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो कम है उस पर दिखाओ। अब जैसे ही ये सीबीएस बन रही है तो ये एच और एस दो नहीं है, एक है। और जब ये दोनों एक हैं तो ध्यान से सुनना, हुआ क्या है इन दोनों के बीच में। इन्होंने एक सामान खरीदा था 1 लाख का, जो दिखा रहे हैं 1.5 लाख पे। एक सामान खरीदा था 1 लाख का, जो दिखा कितने में रहे हैं, और कह रहे हैं 50,000 का प्रॉफिट हो गया। आपस में जो तुम्हें एक हो गया तो 50,000 का प्रॉफिट कैसे हो गया? मान लो एक हस्बैंड एक वाइफ है, दोनों सेम घर में रहते हैं, घर से बिजनेस भी करते हैं, मान लो कुर्ता बेचते हैं, है ना, कुर्ता बेचते हैं, कस्टमर आ नहीं रहा तो आपस में बेच रहे हैं, ये कुर्ता ये तुम 200 का ले लो, ये हम 250 का। हुआ क्या प्रॉफिट? मन बहल जाएगा, प्रॉफिट हुआ नहीं है। सेम तरीके से आपस के आपके जो ट्रांजेक्शन थे उसमें से एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका प्रॉफिट स्टैंड अलोन में तो ठीक है साहब, बुक करना पड़ेगा, स्टैंड अलोन में तो आपको बुक करना पड़ेगा, बट एज फार एज सीबीएस इज कंसर्न दिस प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो करना क्या है सर? ट्रीटमेंट ये है कि सीबीएस बनाते समय हम स्टॉक 1.5 लाख का ना दिखा के 50,000 से कम करके 1 लाख का दिखाएंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस में भी 50,000 का। भाई तराजू के दो हिस्से, दोनों जगह से 50,000 जब कम करेंगे तभी तो आएगा। यानी यहां से भी 50,000 उड़ा देंगे और यहां से भी 50,000 उठा देंगे, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दोनों जगह से हम हटा देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं? जब आपस में एक जन ने दूसरे को गुड्स बेचे हो और वो गुड्स अभी थर्ड पार्टी को ना बेचे गए हो। तो सर हमेशा एच ही एस को बेचेगी? नहीं, उल्टा भी होगा तो भी सेम ट्रीटमेंट है। हो सकता है एस ने बेचे हो एच को, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचे हो, या होल्डिंग ने सब्सिडरी को। तो सर आपने जो पहला एग्जाम्पल लिया वहां आपने कहा कि कुछ नहीं करना, उसमें क्यों कुछ नहीं करना? पहला क्या एग्जाम्पल लिया था सर आपने? पहला बेटा मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि एस लिमिटेड ने यही गुड्स आगे बेच दिए, सेल कर दिया, 1,70,000 का सोल्ड टू थर्ड पार्टी, टीपी लिख देता हूं, थर्ड पार्टी। तो जब थर्ड पार्टी को बेच दिया तो इसकी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एस लिमिटेड में स्टॉक आ ही नहीं रहा होगा। आ रहा होगा क्या? नहीं, बल्कि इसकी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा होगा 20,000 का, कि हमने 20,000 कमाया, और इसके 50,000 का। इसने 50,000 कमाया था, 1 लाख का खरीद के 1.5 लाख का बेचा था सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने 1.5 लाख का खरीद के आगे किसी और को 170 का चुपका दिया, तो 20,000 इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, 50,000 इसमें आ रहा होगा, एंड दिस टोटल प्रॉफिट ऑफ 70,000 इज रियलाइज्ड प्रॉफिट, दिस इज नॉट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हमें इसका कुछ नहीं करना, जैसे सारे प्रॉफिट्स का करते हैं वही करना है, हमें इसको एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अनरियलाइज्ड नहीं है। अनरियलाइज का मतलब है आपने आगे अभी तक नहीं बेचा। अब मैं आपको पढ़ाता हूं ये बात कहां लिखी है, आइए यहां पे आइए। एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी बैलेंसेस एंड अमाउंट, दीज रूल में बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। इसमें दो बातें, सेकंड बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब पहली बात क्या है सर? एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन एसेट
ट्रांसफर्ड एसेट वही सामान बेचा, मान लो ट्रांसफर्ड मतलब सेल। बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी, बिटवीन बोले तो मे बी होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा या सब्सिडरी ने होल्डिंग को। अब इसमें ध्यान से पढ़ना, इफ एनी इन्वेंट्री सोल्ड बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी और बाय सब्सिडरी टू होल्डिंग एट ए प्रॉफिट, देयर मे बी टू सिचुएशन। ऐसे में दो सिचुएशन हो सकती है, बताएंगे क्या? एक सिचुएशन हो सकती है कि सामने वाले ने वो पूरे बेच खाए, पूरे बेच डाले, यानी कोई भी रिलाइज अनरिलाइज प्रॉफिट नहीं है, सारे प्रॉफिट रिलाइज्ड हैं, आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, आपके लिए थोड़ा आसान है। पहला, द बाइंग कंपनी, बाइंग कंपनी समझ रहे हैं, अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचे सब्सिडरी बाइंग कंपनी हो गई, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचे थे तो होल्डिंग बाइंग कंपनी हो गई। मतलब जिसने खरीदे थे उसने क्या किया है, सोल्ड द होल, होल बोले तो 100% ऑफ सच स्टॉक bought at a profit from the selling company till the end of the accounting year। साल खत्म होने से पहले सब कुछ बेच दिया उसने, यानी उसके स्टॉक में कुछ बचा ही नहीं है, तो सारे प्रॉफिट रियलाइज्ड हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ही नहीं। क्लियर हो गया? पक्का समझ पा रहे हैं आप? इन सच अ केस द क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक डज नॉट अराइज बिकॉज देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक एज सच विद इन द बाइंग कंपनी, कोई अनसोल्ड स्टॉक है ही नहीं। दूसरा, the buying company has not sold the entire stock bought at a profit from the selling company till the end of the accounting year। तो अगर सब कुछ नहीं बेचा है तो जिसके स्टॉक में है 1.5 लाख रुपए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, उसके में से 50,000 का अनराइज प्रॉफिट हटाना है, और जिसने बेचा था सीबीएस बनाते समय उसके रिजर्व एंड सरप्लस में से 50,000 हटाना है। अनराइज प्रॉफिट दो जगह से हटाने हैं, एसेट साइड में स्टॉक में से, लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में से। इन सच अ केस अनराइज प्रॉफिट ऑन सच अनसोल्ड एसेट मस्ट बी एलिमिनेटेड। कैसे एलिमिनेट करेंगे? एलिमिनेशन शुड बी डन बाय डेबिटिंग पीएनएल। पीएनएल को पीएनएल से कम करने, तो क्या कहेंगे उसको? जब प्रॉफिट बढ़ाने होते हैं या प्रॉफिट होते हैं तो वो क्रेडिट होता है, कम करने मतलब डेबिट। तो बाय डेबिटिंग पीएनएल एंड क्रेडिटिंग स्टॉक भी कम करना है। स्टॉक एसेट होता है, एसेट को कम करने का मतलब है क्रेडिट करना है। और अगर आपको इतनी इंग्लिश ना आती तो आप लिख दो दोनों को कम करना है, पीएनएल से प्रॉफिट कम करने और इधर स्टॉक कम करना है, ठीक है ना? एंड क्रिएटिंग द स्टॉक, कितने से दोनों चीजें कम करोगे? सेम अमाउंट से कम होगा, नहीं तो बैलेंस शीट हिल जाएगी। मतलब अगर 50,000 से कम होगा तो दोनों जगह 50,000, 10,000 से कम होगा तो दोनों जगह 10,000। और सर अगर हम ना ही कम करें तो भी तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, कुछ भी ना कम करें तो भी टैली हो जाएगी, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता कि बैलेंस शीट टैली हो जाने का मतलब सब कुछ सही है। ऐसे तो बचपन में फाइनल अकाउंट जब बनाते थे आप, वो था स्कूल में, उसमें एडजस्टमेंट दिए होते थे नीचे, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन फर्नीचर, ऐसे कुछ कहते पढ़े, प्रोविजन फॉर बेड एंड ऑफ। अगर उन एडजस्टमेंट का आप कुछ ना भी करो तो भी बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी, पीएनएल बैलेंस शीट बन जाएगा, नंबर कुछ ना मिलेंगे। दिक्कत तो उन एडजस्टमेंट में ही तो होगी आपको स्कूल में। हाँ कह रहे हाँ, लेकिन उन एडजस्टमेंट का करेंगे तभी तो आंसर नंबर मिलेंगे। तो बैलेंस शीट का टैली होना डजंट मीन कि सब कुछ सही है, ठीक है ना जी? ओके, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, बिल्कुल वो अपना शो होगा ना ऑलरेडी। मतलब होल्ड रियलाइज प्रॉफिट में क्या होगा, होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, जैसे जो मेरा एग्जांपल था वही फिगर पकड़ लेते हैं। होल्डिंग ने खरीदा था 1 लाख का, सब्सिडरी को बेचा 1.5 लाख का, सब्सिडरी ने 1.5 लाख का खरीद के 1,70,000 का आगे बेच दिया, तो ये रियलाइज प्रॉफिट है। अब कह रहे हैं क्या इसको रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे? ऑलरेडी जो बैलेंस शीट स्टैंड अलोन दी होंगी उसमें पहले से ही शो होगा ना। जो होल्डिंग की दी होगी उसमें ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000 आ रहा होगा, जो सब्सिडरी की दी होगी उसमें ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में 20,000 का वो एलिमेंट आ रहा होगा। हमें कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं? मतलब आपका होमवर्क क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, पहली बार आपका होमवर्क ये, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो, अब मैंने कहा मैं बिल रिसीवेबल और बिल पेबल के बारे में आपको एक और बात बताने वाला था, मैंने कहा था बताता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं, और जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है उनकी शायद थोड़ी सी यादें ताजा हो जाए, जो नहीं भी पढ़ा वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लेट्स से एक है एच लिमिटेड, और एच लिमिटेड ने क्या कर रखा है, बिल ड्रॉ कर रखा है एस पे, वाइस वर्सा बी हो सकता है, लेकिन अपने ये एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बिल ड्रॉ कर रखा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल हो जाएगा, और कितने रुपए का मान लेते हैं, लेट्स से 5 लाख का, 5 लाख। एस लिमिटेड के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा 5 लाख, और ये आपस का है, मतलब इसने ड्रॉ किया एच ने एस के ऊपर, बाहरी होता तो हम एलिमिनेट ना करते। ऐसे में आपको बताया कि जब सीबीएस बनाएंगे
तो एसेट साइड में बीआर भी नहीं लिखेंगे 5 लाख का, और बिल पेबल भी नहीं लिखेंगे 5 लाख का, एलिमिनेट करेंगे। बट अब मैं थोड़ा इसके आगे समझाना चाह रहा हूं, सुनना। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के ऊपर बिल ड्रॉ किया, और बिल में लिखा हुआ था, बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसमें ड्यू डेट होती थी, आपको कुछ याद है? हाँ, तो मान लो इन्होंने लिखा था कि 3 महीने बाद एस लिमिटेड पेमेंट करेगी एच लिमिटेड को। एच लिमिटेड ने बिल ड्रॉ कर लिया। एच लिमिटेड ने उसके बाद क्या किया, उसको पैसों की तुरंत जरूरत थी। एच लिमिटेड चला गया बैंक, और उसने वो बिल बैंक से जाकर के डिस्काउंट करा लिया। ऐसा कोई वर्ड था स्कूल है? अच्छा था। डिस्काउंट कराने का मतलब, जो साइन साइड वाले, इसका मतलब केवल कि बैंक से एच लिमिटेड ने कहा हिंदी में कि भैया ये एक बिल है हमारे पास जिसमें लिखा है कि हमें एस लिमिटेड से 5 लाख लेने हैं 3 महीने बाद। एस लिमिटेड ने बैंक से कहा कि बैंक ये बिल आप रख लो, आप 3 महीने बाद एस से 5 लाख ले लेना, हमको अभी दे दो 5 लाख, हमें अभी जरूरत है तो हमें अभी 5 लाख दे दो। अच्छा, बैंक ऐसे में कहेगा हम तुम्हारे चाचा लगते हैं क्या, हम कहे तुम्हें 5 लाख दे दें? हम तुम्हें 3 महीने बाद अगर हमें 5 लाख मिलेंगे और आज तुम 5 लाख, हम क्या, हम कमाने के लिए बैठे हैं? चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं बैठ के। तो बैंक कहता है कि अगर आज तुम्हें चाहिए तो हम 5 नहीं देंगे, लेट से हम 4.5 लाख देंगे। बैंक कैलकुलेट करता है 4.5 लाख, 480, वो अपना निकालता है। तो मान लो कह रहा है 4.5 लाख देंगे। अब हमें जरूरत थी, हम एच लिमिटेड है, एच होल्डिंग, हमें जरूरत थी, हमने कहा ठीक है 4.5 लाख कर दो। हमने उससे 4.5 लाख ले लिए, बिल बैंक के पास है, बैंक 3 महीने बाद एस के पास जाएगा और 5 लाख उससे ले लेगा। ये बात समझ गए? अब हुआ क्या, एच ने ये जो काम कराया बिल को, इसको बोलते हैं डिस्काउंट कराना। लेट्स से ये कराया मार्च में, 20 मार्च, 25 मार्च, 31 मार्च, मार्च में कराया। जैसे ही ये बिल डिस्काउंट करा के आया, वैसे ही जो एच की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट थी उसमें से बिल रिसीवेबल खत्म हो चुका है, क्योंकि अब ये बिल एच के पास है ही नहीं, ये बिल तो बैंक के पास है। बैंक जब अपनी बैलेंस शीट बना रहा होगा तो एसेट साइड में बिल रिसीवेबल दिखा रहा होगा 5 लाख का, लेकिन एस लिमिटेड की लाइबिलिटी साइड में अभी भी बिल्स पेबल आ रहा है 5 लाख का, और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में लिखा है ड्रॉर है या ड्रॉन बाई एच लिमिटेड। एस लिमिटेड को थोड़ा ना ये सब कहानी पता है, उसकी बैलेंस शीट में अभी भी 5 लाख आ रहा है, मेरी बैलेंस शीट में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम तो डिस्काउंट करे बैठे हैं, और 31 मार्च को ये पोजीशन स्टैंड अलोन बैलेंस शीट की हमें सीबीएस बनाना है। अब अगर हमें सीबीएस बनाना है तो हम कैसे एलिमिनेट करें दोनों जगह से? कर ही नहीं पाएंगे। एलिमिनेट तो तब होता जब वही सेम अमाउंट एक जन लाइबिलिटी में दिखा रहा होता, एक जन एसेट में दिखा रहा होता। तो जैसे पूरा 5 लाख आएगा, कुछ भी एलिमिनेट किस साइड आएगा? 5 लाख लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा सीबीएस में, एसेट साइड में कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गया? दूसरा केस सुनो, दूसरा केस, ये पहला आगे समझ में, दूसरा बहुत ध्यान से, अगर ये भी आ गया तो पूरा आ जाएगा। मान लो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के ऊपर जो बिल ड्रॉ करे थे वो 2 बिल थे, एक 3 लाख का बिल था, एक 2 लाख का बिल था, तो जाके टोटल 5 लाख थे। 2 अलग अलग पेपर के टुकड़े थे, 2 अलग अलग बिल्स थे, यानी 3 और 2 का बिल था, तो इसकी 5 लाख की लाइबिलिटी थी, जिसमें लिखा था 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एस लिमिटेड 2-3 महीने बाद जो भी लिखा था इतने पैसे दे देगा। अब एच लिमिटेड को आज पैसों की जरूरत थी, एच लिमिटेड आज बैंक गया बिल डिस्काउंट कराने के लिए, लेकिन उसको पूरे 5 लाख की जरूरत नहीं थी, वो केवल मान लो ये 3 लाख वाला बिल लेके गया बैंक कि हमको डिस्काउंट करके पैसा दे दो। 2 लाख का बिल अभी भी उसके पास है, बैंक ने 3 लाख वाला बिल डिस्काउंट किया, लेट्स से 2,80,000, 2,70,000 कुछ भी फिगर बैंक ने एच को दे दी। अब बैंक 3 लाख रुपए एस से लेगा मैच्योरिटी पे, और 2 लाख का बिल अभी भी किसके पास है? एच के पास, वो उसने डिस्काउंट नहीं कराया। मतलब एच की बैलेंस शीट में स्टैंड अलोन में अब जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा कि उसने बिल ड्रॉ कर रखा है, जो उसको एस से लेना है वो 2 लाख लेना है, लेकिन एस की बैलेंस शीट में अभी भी 5 लाख दिख रहा है। क्यों? वो तो कह रहा है हमने तो पूरा पूरा साइन करके एच को दिया था बिल, हम तो ड्रॉ ही है, ये कह रहा है लेकिन 2 लाख। अब हम कंफ्यूज हो गए कि हम जब सीबीएस बनाएंगे तो कितना एलिमिनेट करेंगे। हमें दोनों जगह से बराबर रकम को हटाना है, बराबर अमाउंट को हटाना है। अगर कहीं से कम हटा दें, कहीं से ज्यादा, देखो ये बैलेंस शीट एक तराजू है, आपको स्टैंड अलोन बैलेंस शीट मैच दी होगी, अब आप उससे सीबीएस बना रहे हैं तो आपको हटाना भी दोनों तरफ से सेम अमाउंट पड़ेगा, कहीं से अगर ज्यादा हटा दें कहीं से कम तो बेकार हो जाएगा मामला।
कितना हटाएं दोनों से कि कुछ ना हटाएं? 2 लाख हटाएंगे दोनों जगह से। यानी सीबीएस में 3 लाख रुपए के बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में अभी भी आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी अभी भी जिंदा है, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी हो चुकी है, टुवर्ड्स बैंक हो चुकी है। बट 2 लाख हम दोनों जगह से हटा देंगे। यस और नो? क्लियर हो गया? पक्का? आर यू श्योर? अच्छा, एक और केस। एक होता था केस, स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि हमने बिल किसी और के फेवर में एंडोर्स कर दिया। याद है एंडोर्समेंट? बड़े डरते रहते हम, बोलते हैं कि पता नहीं अब जो जनरेशन आ रही हैं बहुत विभिन्न तरीके की आती है। मैं इसे ऐसा कहाँ पढ़ा था स्कूल में कुछ भी, और कुछ कहते हैं हटा दिया था कोविड में, कटवा दिया, इसमें कटवा दिया। तो खैर आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया बात है। और जो नहीं भी पढ़ा तो हिंदी में समझा देते हैं। देखिए भाई साहब, मतलब ये है कि लेट से एच ने एस के ऊपर बिल ड्रॉ किया, एच को पैसे लेने हैं एस से। मान लो वही 5 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं, एच को 5 लाख रुपए लेने हैं। तो एच ने बिल ड्रॉ किया एस के ऊपर, एच की बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल आ रहा है, एस की बैलेंस शीट में बिल्स पेबल आ रहा है। बट एच की एट द सेम टाइम किसी थर्ड पार्टी की तरफ लाइबिलिटी भी थी। मान लो एच को किसी और को, मान लो मिस्टर ए को 5 लाख देने भी थे। अब एच ने क्या किया, मिस्टर ए को वही बिल पकड़ा दिया कि मिस्टर ए, ये देखो मेरे पास एक बिल है जिसमें लिखा है 5 लाख रुपए एस हमको देगा। एच ने कहा मिस्टर ए से ये बिल तुम रखो, 3 महीने बाद, या जो भी 2 महीने, जो भी मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट पे तुम एस से 5 लाख रुपए ले लेना। अब जैसे ही एच ने ये बिल एंडोर्स कर दिया मिस्टर ए को, एच की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल नहीं आएगा, लेकिन एच की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में अभी भी बिल्स पेबल आएगा। एच में बिल रिसीवेबल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मिस्टर ए की बिल बैलेंस शीट में आ रहा होगा, वो उसके नहीं है, वो किसी और की है, मतलब किसी और की बुक्स में आ रहा है। समझ पा रहे हैं? अब कुछ और ही समझ पा रहे हैं। ऐसे में आप कितना हटाएंगे दोनों जगह से? कुछ नहीं हटाएंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं कॉमन, जो एंडोर्स कर दिया। यानी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लायबिलिटी थर्ड पार्टी के थ्रू हो गई है या थर्ड पार्टी की तरफ हो गई है, आप वो नहीं एलिमिनेट करने बैठे हैं, आप केवल म्यूचुअल एलिमिनेट करने बैठे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए 2 मिनट आपका और ले लेता हूं और ये क्वेश्चन करा देता हूं, नहीं तो अगली कहानी फिर से हमें जीरो से करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। राम लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ श्याम लिमिटेड। राम होल्डिंग है, श्याम सब्सिडरी है। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 क्या हुआ? बिल रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹7 लाख out of total bill receivable of ₹9 lakh received from Shyam Limited were discounted by Ram Limited। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ रहा हूं, पहले इतना पढ़ो। बिल रिसीवेबल 7 लाख were discounted by Ram out of total 9 लाख। मतलब टोटल जो बिल ड्रॉ हुए थे वो 9 लाख के ड्रॉ हुए थे, जिसमें से 7 लाख डिस्काउंट करा लिया है। किसने किसके ऊपर ड्रॉ किया था? बिल रिसीवेबल अमाउंटेड टू 7 लाख आउट ऑफ टोटल बिल रिसीवेबल ऑफ ₹9 लाख फ्रॉम श्याम। मतलब एच के लिए, एच नहीं, यहां पे राम है, राम के लिए, राम लिख देते हैं, राम जी, राम जी के लिए क्या था साहब? बिल रिसीवेबल अगर डिस्काउंट ना कराते तो पूरे 9 लाख के थे। श्याम जी के लिए, श्याम जी के लिए बिल्स पेबल थे 9 लाख के, लेकिन राम जी ने क्या किया, इसमें से 7 लाख का बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो बचा कितना होगा इनकी बैलेंस शीट में? 2 लाख। और इनके में पूरा 9 लाख, जिसमें 7 लाख ये बैंक को देंगे जब बैंक लेके आएगा, और 2 लाख इनको देंगे। अब जब आप आपस में बैठेंगे तो म्यूचुअल डेटर कितने हैं, म्यूचुअल इंडेप्टनेस कितनी है? आपस की लेनदारी केवल 2 ही लाख है, तो आप हटाएंगे कितना दोनों तरफ से? 2 लाख 2 लाख। मतलब तब भी जो नई सीबीएस बनेगी उसमें बीपी 7 लाख का आता रहेगा, ब्लड प्रेशर नहीं, बिल्स पेबल 7 लाख का आता रहेगा। और आगे भी सुनो, अभी एक ही नहीं बात है। श्याम लिमिटेड हैड एंडोर्स्ड टू इट्स क्रेडिटर ऑल द बिल रिसीव्ड फ्रॉम राम लिमिटेड। यानी एक और ट्रांजैक्शन हुआ था इसके अलावा, जिसमें श्याम लिमिटेड ने बिल ड्रॉ कर रखे थे राम के ऊपर। मतलब श्याम था ड्रॉर, श्याम के लिए थे बिल रिसीवेबल, और राम था ड्रॉई, राम के लिए थे बिल्स पेबल। और श्याम ने वो सारे बिल एंडोर्स कर दिए किसी और के फेवर में 10 लाख के। मतलब जब श्याम ने ड्रॉ किया होगा तब बैलेंस शीट ऐसी बनी होगी, श्याम जी, राम जी, श्याम की बैलेंस शीट में बिल रिसीवेबल आ रहा होगा 10 लाख का, इसकी बैलेंस शीट में, राम जी की बैलेंस शीट में बिल पेबल आ रहा होगा 10 लाख का। बाद में श्याम ने ये अपने क्रेडिटर को उठा के सारे बिल दे दिए, यानी श्याम की बैलेंस शीट में अब बिल रिसीवेबल नहीं आ रहा होगा।
लेकिन इसके में बिल स्विबिल आ रहा होगा। कितना हटाएंगे दोनों जगह से? कुछ नहीं हटाएंगे। कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर म्यूचुअल डेटर्स बता दीजिए। 2 लाख है। म्यूचुअल डेटर्स मतलब आपस की लेनदारी जो आप हटाएंगे, जो एलिमिनेट करेंगे फिगर, वो म्यूचुअल आपस का कितना बचा है जिसको हमें हटाना पड़ेगा, वो बोलते हैं म्यूचुअल। तो म्यूचुअल, ये 10 तो म्यूचुअल बचा नहीं, ये तो थर्ड पार्टी के थ्रू हो गया। इस 9 में से 7 भी म्यूचुअल नहीं बचा, केवल कितना म्यूचुअल बचा? 2। वो मतलब होता है म्यूचुअल डेटर का। चलो, तो अगले टर्न पे कंसोलिडेशन में फिर और एक चीज बची है, वो करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आज के सारे क्वेश्चन जितने करें करके आइएगा। बिल्कुल आपस में लोन ले सकते हैं। कह रही क्या सब्सिडरी होल्डिंग से लोन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। होल्डिंग सब्सिडरी से भी लोन ले सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को आपस के जो ट्रांजेक्शन है उसको एलिमिनेट करना होगा। और कोई डाउट है किसी का? नहीं? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।